बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक गैस्ट्रुलेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके साथ मैंने सोचा कि आपको ये भी साथ पढ़ा दूं कि इसमें है ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपके सिलेबस के लास्ट पे ये मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन और एजिंग, आपके सिलेबस में ये 2 पॉइंट शामिल है, मेटामॉर्फोसिस और रीजनरेशन। तो कल मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप पेज नंबर भी बता दिया करें, तो ये पेज नंबर 556 है, 556 चैप्टर नंबर 18। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 पे है मेटामॉर्फोसिस आपका टॉपिक है। तो वैसे इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, आपने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा है। तो मेटामॉर्फोसिस असल में ये होता है कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं उसके बारे में ये आपको बताएगा कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं। देखें ना, मेटामॉर्फोसिस द हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट। हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रीएक्टिवेट कर देते हैं। जो पहले स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उनमें से कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉप होते हैं, मतलब वो जो बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनसे नए स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। मतलब गिल्स होते हैं तो उनसे लंग्स बनते हैं, फिर उसके बाद टेल एम्फीबियंस की ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, एन्यूरन्स के अंदर। तो ये आपकी क्या है, रीएक्टिवेशन ऑफ द डेवलपमेंट है। हार्मोन यानी एक जो डेवलप फॉर्म होती है उसको, उसके अंदर डेवलपमेंट को दोबारा से रीएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। वैसे आपने छोटी क्लासेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, द अब्रप्ट चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ भी ऐसा ही है, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लीड टू द लार्वल स्टेज with characteristics very different from those of an adult। जो लार्वा होता है वो अपने अडल्ट से बहुत मुख्तलिफ होता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम लार्वा को डायग्नोज ही नहीं कर सकते कि ये लार्वा उस अडल्ट का है या किसी और का है। इंसेक्ट्स में तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ठीक है ना। लार्वा स्पेशलाइज फॉर सम फंक्शन सच एज ग्रोथ एंड डिस्पर्शन। प्लूटस लार्वा है सी अर्चिन के अंदर, ठीक है जी। कैन ट्रेवल टू द ओशन करंट्स, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो सीडेंट्री हो जाता है। सीडेंट्री कहते हैं फिक्स हो जाता है। तो ये यानी वो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि वो डिफरेंस है लार्वा फॉर्म में और अडल्ट फॉर्म में। यानी लार्वल फॉर्म और अडल्ट फॉर्म बहुत चेंज होती है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जनाब उनका है या उसका लार्वा है। तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है, developmental processes are reactivated by the specific hormones and the entire organism change morphologically, physiologically। लेकिन एंटायर मुकम्मल पूरी का पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकली उसकी शेप चेंज हो जाती है, फिजियोलॉजिकली उसके फंक्शंस बदल जाते हैं। अगर वो पहले गिल से सांस ले रहा था तो अब लंग से ले रहा है, ठीक है ना। एंड बिहेवियरली उसकी 3 चीज़ों में चेंज आएगा एंड प्रिपेयर इटसेल्फ इन द न्यू मोड ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। तो 3 चेंजेस उसमें आती हैं, रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट बाय सर्टेन हार्मोन्स, सो द ऑर्गेनिज्म चेंज एंटायरली, मुकम्मल उसकी शेप चेंज हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकली उसकी शेप की बेस पर, फिजियोलॉजिकली उसकी फंक्शंस की बेस पर, और लास्ट पे उसका बिहेवियर भी बदल जाता है। सो दीज चेंजेस आर नॉट वंस टू फॉर्म, एकदम से नहीं बन जाती। इन द एम्फीबियन tadpole larva, metamorphosis involve the maturation of liver enzymes, hemoglobins, eye pigment, remolding of nervous system. Metamorphosis often a time of dramatic developmental changes affecting the entire organism। entire मतलब whole organism जो है वो change हो जाता है, dramatic changes। तो अब हम इसमें ग्रेजुअली देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स इसमें चेंज होते हैं, कौन से हार्मोन्स इसमें चेंज होते हैं, क्या क्या इसमें फर्दर चेंजिंग आती है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन अगर आएगा मेटामॉर्फोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और ये आ भी सकता है, ठीक है ना। पेज नंबर आप यहाँ से भी देख लिया करें ना, बुक के शुरू में ये देखें, ये पेज नंबर चल रहा है,
तो जितने भी आपके लेक्चर हुए हैं आप वहाँ से पेज नंबर देख लिया करेंगे कि किस पेज पे बात हो रही है, ठीक है ना, इतना तो बंदा समझ लेता बात। तो बहरहाल चलें, ये 556 पेज पे हम बात कर रहे हैं। तो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस कहता है कि एम्फीबियंस को एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, ये आपके इंटरव्यू में पूछने वाली बातें होती हैं। एम्फीबियस डबल, बायोस मीन लाइफ, तो ये एम्फीबियस लाइफ है इसकी। आपने एम्फोटेरिक कंपाउंड पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वो भी इसी बेस पे हैं। एम्फी कहते हैं जिनकी ड्यूल नेचर होती है, एफी ड्यूल नेचर, एम्फी मतलब, तो कहते हैं कि एम्फीबियंस को हम एम्फीबियन कहते इसलिए हैं कि ये क्योंकि इनका लार्वा भी होता है और इनका अडल्ट भी होता है। तो जो इनका लार्वा होता है वो अडल्ट से वो चेंज होता है, लार्वा पानी में रह रहा है, अडल्ट जो है वो वाटर पे भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, इतना तो आपको है पता। तो आपने बीएससी में इसके बारे में पढ़ा होगा। एम्फीबियंस के 3 क्लास जो है वो फर्दर ऑर्डर हैं। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना यूरोडिल्स, इन द यूरोडिल्स, यूरोडिल की एग्जांपल सेलेमेंडर है। उनमें क्या होता है कि टेल खत्म हो जाती है सिर्फ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, चेंज इन द स्किन स्ट्रक्चर। एम्फीबियन में भी चेंज इसमें, यूरोडिल जो एम्फीबिया एम्फीबिया क्लास है, एम्फीबिया के अंदर जो एनिमल्स हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। उन एम्फीबियंस में से एक ऑर्डर है, यानी क्लास एम्फीबिया का ऑर्डर है जिसका नाम यूरोडिल्स है। यूरोडिल जो है, यूरोडिल्स उनको सलेमेंडर्स की एग्जांपल है और उनमें भी थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन जो मेजर चेंजिंग आती हैं वो एन्यूरन्स में आती है। एन्यूरन्स, ठीक है, ऑर्डर एन्यूरा है जिसमें फ्रॉग और टोड शामिल है। द मेटामॉर्फोस चेंजेस आर मोर ड्रामेटिक, जिसको हम कहते हैं बहुत तेजी से देखने में मिलती है हमें, वो मैं इसमें एन्यूरन्स में आती है, फ्रॉग और टोड के अंदर। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये जितनी भी चेंजिंग होती है ना, ये किस हार्मोन की वजह से, थायराइड हार्मोन की वजह से। अब थायराइड हार्मोन जो है वो T4 को रिलीज करता है, टेट्राआइडोथायरानिन और ट्राईआइडोथायरानिन को, वो सारी चेंजेस को लेके आता है। ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे ना, T4 और T3, ट्राईआइडोथायरानिन और टेट्राआइडोथायरानिन। तो कहता है कि एम्फीबियंस के जो ऑर्डर है उसमें बहुत सारी चेंजिंग रहती हैं। तो टेबल देखते हैं हम 18.1 में क्या क्या वो चेंजेस हमें बता रहा है। ये चेंजेस वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि बताएं जी समरी ऑफ मेटामॉर्फिक चेंजेस इन एन्यूरन्स, यही क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सबसे पहले जो चेंज इसमें आ रहा है वो सिस्टम है, वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लार्वा के अंदर जो है टेल फिन्स होती हैं, टेल फिन्स, टेल होती है, पानी में रहता है, और फिन्स छोटे छोटे फिन्स होते हैं वो फिश की तरह के। जबकि अडल्ट टेरेस्ट्रियल होता है और उसकी कोई टेल नहीं होती और उसकी 4 लेग्स हो जाती है, टेट्रापोड हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो ये मेन चेंजिंग्स हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा था, ये लंग्स के थ्रू कर रहा है। इसके अंदर लार्वल हीमोग्लोबिन होती है, इसके अंदर अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है। ये जो इसने बाद में लंग्स लिखी है ना, ये लंग्स उसकी फिर डेवलपमेंटल फॉर्म में बनेगी। से अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो एओर्टिक आर्चीज हैं, जुगुलर वेन्स हैं इसके अंदर, और उसके अंदर कैरोटिड आर्टरीज हैं जो हेड को सप्लाई कर रही है, सिस्टेमिक आर्टरीज हैं, कार्डिनल वेन्स वगैरह बन गई। न्यूट्रिशनल भी बहुत डिफरेंस है कि ये जो इनका लार्वा होता है एम्फीबियंस का, ये घास खाता है, हर्बीवोर है, जबकि जो अडल्ट है, आपने फ्रॉग को देखा है कि वो छोटे छोटे परवाने खा रही होती है, तो कार्निवोरस। इंटेस्टाइनल सिम्बायोट्स हैं, छोटा सा माउथ होता है, हॉर्नी जॉज है, हॉर्नी ये एन है, ठीक है ना। इनमें जो जॉज है उसमें टीथ होते हैं, देखें ये, तो उसमें लार्ज माउथ है विद टीथ, प्रोटीएजेस एंजाइम्स है इसके अंदर। तो ये भी बड़ा अहम डिफरेंस है इसके अंदर। नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो इनके नर्वस सिस्टम में
कि इनके अंदर ये लैक ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? ये जो आइज के साथ होती है, ठीक है ना। एक मिनट जरा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स, सॉरी जरा मुझे जाना पड़ गया थोड़ा सा। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स आइज के साथ होती हैं, ये इसमें पिगमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अकूलर मसल्स बन गए, अकूलर आइज के साथ मेम्ब्रेन्स हैं, रेडॉप्सन प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, ये भी आइज में होंगी। और ये इसके अंदर खास किस्म के ये न्यूरॉन्स होते हैं जो इसके अंदर खत्म हो जाते हैं, अडल्ट के अंदर आकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। मुचलर ये साइंटिस्ट के नाम से होंगे जिसने इसको देखा हो। और लार्वा एक्सक्रीट क्या करता है? अमोनिया, इसीलिए लार्वे को हम अमाइनोटैलिक भी कहते हैं। और ये जो होता है ये यूरिकोटैलिक है, यूरिया रिलीज करता है। ये देखें ना, ये मेजर डिफरेंस है। अब अगर वो अमोनिया से यूरिया पे आ गया, इसका मतलब है उसके लिवर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई। उसके बाद इंटेगुमेंटल सिस्टम है, इंटेगुमेंट स्किन को कहते हैं। इसकी स्किन थिन होती है लार्वे की, इनकी स्किन स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस से बनी होती है, यानी इनकी स्किन में केराटिन प्रोटीन होती है। हाँ, और इनकी स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होता, म्यूकस ग्लैंड या दूसरे ग्लैंड नहीं होते। जबकि अडल्ट जो एम्फीबियंस हैं उनकी स्किन आपने देखी, आपने एम्फीबियंस को हाथ में भी पकड़ा होगा, देखा होगा कि एम्फीबियंस जो हैं वो बड़े उनके अगर हम पकड़ें तो वो स्लिपरी होते हैं। इसका मतलब है कि अडल्ट एम्फीबियन में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एम्फीबियन की स्किन में पॉइजनस ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जनरल डिफरेंस है। ये तो था बहुत आसान, ये एफएससी और डीएससी वाली बात है जी, ठीक है जी, रट्टा मार लिया आपने। अब हमने इसमें ये देखना है कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर आए हैं जिसकी वजह से ये चेंजिंग आई है, रीजंस क्या थे, ठीक है ना। उसकी लॉजिक्स क्या हैं। हमने थायराइड हार्मोन्स को भी मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया। तो भाई थायराइड हार्मोन कैसे काम करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है और किस तरह से काम करता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। उस पर हम अभी ग्रेजुअली बात करते हैं। कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद, सबसे पहले क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर होता है। हार्मोन का नाम है जी ट्राईआइडोथैरानिन, T3 इसको कहते हैं। ये क्या करता है? इंड्यूस करता है अडल्ट स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है ना। जो अडल्ट के जो स्ट्रक्चर बनने हैं वो बनना शुरू हो जाती है। कैसे, कौन कौन से बनते हैं? उसकी लिम्स बनना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि जो टैडपोल लार्वा होता है, उसकी टैडपोल लार्वा जो एम्फीबियन का लार्वा है, उसकी जो टेल नहीं होती, सॉरी उसकी टेल बड़ी होती है, लिम्स छोटी होती है। तो अडल्ट की जो है वो, आपने अडल्ट फ्रॉग को देखा, उसकी हाइंड लिम्स बड़ी होती है। तो इन द आईज, आईज में क्या चेंज आएगी? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो और आईलिड्स आपस में मिल जाएंगे। सो T3 ट्राईआइडोथायरानिन, थायराइड हार्मोन जो है इंड्यूस करेगा प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू न्यूरॉन, यानी ये न्यू न्यूरॉन को बनाएगा जो उसकी आईज में और उसके सारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा। एज द लिम्ब ग्रो आउट फ्रॉम द बॉडी एक्सिस, the new neuron proliferate differentiate in the spinal cord. These neurons set the axon to the newly formed limb muscles. कहता है कि अगर हम ब्लॉक कर दें T3 को तो कोई नया न्यूरॉन नहीं बनेगा, ठीक है जी। इट प्रिवेंट, इसका मतलब है कि T3 को अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि हम वो रोक दें, तो T3 अगर नहीं होगा तो उसमें कोई लिम्ब डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई नए न्यूरॉन नहीं बनेगा। On readily observed consequences of a neural metamorphosis is the movement of eyes, ये बहुत अहम बात है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइज की जो लोकेशन है, आपने अडल्ट फ्रॉग को देखा है, उसकी आइज सामने होती है जिस तरह हमारा चेहरा होता है। तो हमारी आइज कौन सा विजन देती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइनैकुलर विजन। बाइनैकुलर, दोनों आंखें एक ही चीज को देखती है। और जबकि जो लार्वा होता है इसकी आंखें मोनैकुलर विजन देती हैं, मोनैकुलर, उसकी आंखें साइड पे होती है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से होता है कि आंखें साइड से मूव करके फ्रंट पे आती है, कितनी ज्यादा चेंज है।
ठीक है ना, ये बहुत अहम बात है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। बात समझ आ गई आपको, यानी कि लार्वे की आईज पीछे की तरफ होती हैं, अडल्ट की आईज फ्रंट पे होती है। ये क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लार्वा जो होता है उसने घास वगैरह खाना होता है, तो उसकी कोई नहीं इतनी जरूरत होती। तो जो फ्रंट पे जिसकी आईज होती हैं वो ज्यादा एक्टिव होता है, उसने वो कार्निवोरस होता है, ठीक है ना। टू कैच द प्रे फ्रॉग नीड टू सी द थ्री डायमेंशंस, दैट इज इट हैज द एक्वेटिक बाइनोकुलर फील्ड। मैंने आपसे कहा कि हमारी आंखें भी बाइनोकुलर विजन देती हैं। बाइनोकुलर, बाई मीन टू, दोनों, अकुलर मीन आईज, दोनों आईज जो हैं वो एक इमेज बनाती हैं, ठीक है ना। ये देखें, बोथ आईज कन्वर्ज इन द ब्रेन, दोनों आईज एक इमेज बनाती हैं। ये जितने भी बर्ड्स होते हैं जो दूसरे के होते हैं ना, ये उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भाग जाते हैं, एकदम से उड़ जाते हैं, उनकी आईज लेटरल होती है, पीछे की तरफ होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत अहम बात है, इन द tadpole द राइट आई innervate the left side of the brain, ये तो हमारे में भी ऐसे ही। therefore no ipsilateral same side projection, ipsilateral same side projection, के बाई आंख दाएं से, ब्रेन के दाएं से कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ipsilateral प्रोजेक्शन नहीं है, सेम साइड प्रोजेक्शन नहीं है। During metamorphosis, ipsilateral pathway merge, enabling the input from both eyes to reach the same area of the brain. दोनों आईज जो है वो ब्रेन के एक एरिया में जाते हैं, तो एक ही इमेज बनता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई आपको, यानी मोनोकुलर विजन है, मोनोकुलर, दोनों आईज एक ही इमेज बना रहे हैं जी। उसके बाद जीनोपस, जीनोपस जो है ना, ये भी एम्फीबियन है। The neuronal pathway result not from the remolding of existing neuron, नए जो पहले वाले न्यूरॉन है वो रीमोल्ड नहीं होंगे, बल्कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन होंगे, नए न्यूरॉन बनना शुरू होंगे। ये हॉस्किन वगैरह ने ऑब्जर्व किया हो। The ability of these axis neuron to project ipsilateral result from the induction of एफेरिन बी in the optic chiasm, ठीक है। एफेरिन बी प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से उसके अंदर नए न्यूरॉन बनते हैं, प्रोटीन है ये, ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट आपने देखा जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे है, जो पहले वाले कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हैं उनकी डेथ हो जाएगी, द सेल डेथ ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, इस तरह टेल का खत्म होना, ठीक है जी। तो कहते हैं कि T3 एक्चुअली इंड्यूस अ सर्टेन लार्वल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू डाई। T3 के पास बड़ी एबिलिटी है कि वो सेल को बनवा भी लेता है और पुराने सेल को डेड भी करवा लेता है। So T3 causes the degeneration of the pedal-like tail, degeneration, tail खत्म हो जाएगी, and the oxygen producing gills, यानी दो चीजों को खत्म करवाएगा, एक टेल को और एक गिल्स। ये दोनों चूंकि लार्वे के लिए है, मैं अडल्ट के लिए नहीं। अच्छा जी, the tadpole tail muscle and the skin die, this death or murder, कहता है ये क्या है, ये मर्डर है, सुइसाइड है, क्या है। याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ये सारे का सारा प्रोसेस एपोप्टोसिस के अंदर होता है, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवाता है। सो द T3 टेलिंग द सेल्स टू किल देमसेल्फ जी। यहाँ से कहते हैं, ये इसका आंसर लिखा हुआ है कि when the tadpole muscles were injected with the dominant negative T3 receptor, हाँ T3 रिसेप्टर नहीं होंगे तो मसल सेल सर्वाइव, इंडिकेटिंग द T3 टोल्ड देम टू किल देमसेल्फ बाय एपोप्टोसिस। ये मैंने आपसे बात की थी कि जितनी भी सेल्स के अंदर प्रोग्राम डेथ होती है ना, प्रोग्राम डेथ का मतलब ये है कि सिर्फ टेल के सेल ही डेड होते हैं, जो टेल के आगे उसके हिप पोर्शन है, उसका पैल्विक रीजन है, वहां पर जो सेल है वो डेड नहीं होते, ठीक है। तो बाय इंड्यूसिंग द एंजाइम कैस्पेज 9, कैस्पेज 9 जो है ना वो सेल डेथ करवाता है, ठीक हो गया जी। ये बातें आपने लिखनी है उसमें। Appear destroyed by the phagocytosis. The death also come to the tadpole red blood cell। जो तीसरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स इसमें डेड हो रहा है ना, वो लार्वल हीमोग्लोबिन है, यानी tadpole हीमोग्लोबिन जो है ना वो भी चेंज हो जाती है अडल्ट हीमोग्लोबिन।
that bind with oxygen more slowly and release it more readily। क्योंकि पानी में जो है वो और ऑक्सीजन किस तरह से बाइंड करनी है उसने, और एयर पे जमीन पे रहते हुए उसको एयर से उसने ऑक्सीजन लेनी है, वो स्लोली बाइंड करेगा, उसको रेडिली रिलीज करेगा। सो द रेड ब्लड सेल कैरीज अ tadpole hemoglobin have a different shape than the adult red blood cell। The larval red blood cell are specifically digested or eaten। तो ये उसके लेवर के अंदर हो गई या स्प्लीन के अंदर हो गई, क्योंकि अब वो उसके रेड ब्लड सेल के में जो हीमोग्लोबिन है वो और तरह की है, तो उसमें वो काम नहीं करेगा। तो आपने देखा कि सेल डेथ किन किन की हुई है, टेल की, टेल, लंग्स और रेड ब्लड सेल, या आप कह लेंगे टेडपोल हीमोग्लोबिन की हुई है। उसके बाद आ गया रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग दोबारा से कोई नए जो पहले से चीज स्ट्रक्चर मौजूद थी उसको भी चेंज करके, उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके उसको एडजस्ट कर लेना जी। द सर्टन लार्वल स्ट्रक्चर आर रीमोल्डेड फॉर द अडल्ट मीट्स। मसलन लार्वे की जो इंटेस्टाइन है, ठीक है जी, जो कि प्लांट सेल को डाइजेस्ट करने के लिए थी, इस तरह वो लार्ज होती है, तो यहाँ पर ये शॉर्टर इसकी होगी कार्निवोरस लाइफस्टाइल की, ठीक है ना। ये देखें कितना चेंज इसमें, अब ये रीमोल्ड हो। The new cells of the adult intestine are derived from functional cells of the liver intestine। यहाँ से करेंगे, the formation and differentiation of new intestine epithelium is triggered by the digestion of old extracellular matrix by metalloproteinase स्टीरोमाइसिन 3। ये एंजाइम का नाम आप इसको बताना है। बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द हेजहोग जीन्स, ये डिफरेंट जीन्स हैं, जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन से ये एंजाइम बनता है। ये एंजाइम जो पुरानी एपिथेलियम होती है, पुरानी एपिथेलियम का मतलब क्या था, जो उसकी इंटेस्टाइन छोटी थी, उस इंटेस्टाइन को उसने डाइजेस्ट कर दिया और नई और छोटी इंटेस्टाइन बन गई। The elimination of original extracellular matrix caused by the apoptosis during metamorphosis may be altered to reappearance of some paracrine factors। तो ओवरऑल उसमें कुछ चेंजेस इसके साथ साथ आ जाएंगे। Much of the nervous system is remolded। पहला इंटेस्टाइन ने रीमोल्ड किया इन प्रोटीन और इन BMP4, ये जीन्स है, इनकी ट्रांसक्रिप्शन से वो स्ट्रक्चर बनेगी। तो नर्वस सिस्टम मुझे भी रीमोल्ड होगा। चेंज इन द ऑप्टिक नर्व, सबसे जो मेन चेंज इसमें आएगा वो ऑप्टिक सिस्टम में आएगा। लार्वे के जो न्यूरॉन थे, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के अंदर भी आएगा। लार्वा जा स्विच करेगा, सेल इनर्वेटिंग द टंग मसल has the lane domain during the tadpole stage and form their first synapse during the metamorphosis। The lateral line system of the tadpole, अब आपने ये फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि लेटरल लाइन सिस्टम ये फिशेस में और एम्फीबियंस में होती है। ये इसको मैकेनो रिसेप्टर देती है, लेटरल लाइन उसके साइड पे होती है, पेट वाले हिस्से पे, तो वो इसको वाटर में डिस्टॉर्शन वगैरह देती है। ये आगे लिख दिए उसने, वाटर मूवमेंट के लिए इसको इस्तेमाल होती है, ये खत्म हो जाती है। ईयर जो होते हैं उसके उनमें डिफरेंशिएशन हो जाती है, उसके कान जो है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर हो जाता है। द मिडल ईयर डेवलप हो जाता है, टेम्पेनल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। टेडपोल एक्सपीरियंस द ब्रीफ पीरियड ऑफ डेफनेस। इसमें यह भी होता है कि जब न्यूरॉन बन रहे होते हैं तो टेडपोल जो होता है वो डेफ हो जाता है, सुनता नहीं है कुछ। तो यहाँ तक आपने ये देखा, ये स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रही हैं, रीमोल्ड हो रहा है नर्वस सिस्टम और उसका इंटेस्टाइन। तीसरे नंबर पे जो रीमोल्डिंग आ रही है वो शेप ऑफ एन्यूरन स्कल है। इसमें भी बहुत सारा चेंज आता है प्रैक्टिकली जी। मोस्ट ऑब्वियस चेंज इज दैट द न्यू बोन इज बीइंग मेड। न्यू बोन्स उसमें बनना शुरू हो जाती है। टेडपोल स्कल जो है वो न्यूरल क्रस्ट से बनी होती है और कार्टिलेज की बनी होती है, जबकि अडल्ट जो होती है वो न्यूरल क्रस्ट जो है ये बोन की ड्राइव होती है।
वो सॉफ्ट होती है तो ये हार्ड होती है। एक और जनाब इसमें चेंज आता है लोअर जॉ के अंदर, चेंज नियरली द डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड द डर्मल बोन्स फॉर्म। आपने फ्रॉग का देखा होगा, फीडिंग स्टाइल भी देखा होगा, वो क्या करती है छोटे वाले जबड़े को, जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसको ओपन करती है जॉ। ये वो देखें, वो आपको दिखा रहा है कि इसकी जॉ की डेवलपमेंट हो रही है, लोअर जॉ इसका बड़ा हो रहा है। फीडिंग स्टाइल भी इसका ऐसे ही होता है। फ्लिप एंड ग्रिप मैकेनिज्म बीएससी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। सो स्केलेटल एलिमेंट प्रोलिफरेट करते हैं, कुछ डेड होते हैं, बहरहाल नई चीजें इसमें बन जाती हैं। तो ये क्या हुआ, रीमोल्डिंग हुई स्किन की, नर्वस सॉरी इसकी इंटेस्टाइन की, उसके बाद हमने देखा नर्वस सिस्टम की और स्कल की। अब आगे बायोकेमिकल चेंजेस, कुछ चेंजेस बायोकेमिकल लेवल पे भी है, हार्मोनल लेवल पे है, ठीक है जी। वो क्या करता है, उसको कहता है कि बहुत सारी प्रोटीन जनाब T3 इंड्यूस करवाता है, वो बनाते हैं, एंजाइम्स बनेंगे, जारी बात है, प्रोटीन का मतलब है एंजाइम्स बनेंगे। मसलन जो टेडपोल है ये एमनियोटिक होता है, ठीक है, अमाइनोटैलिक होता है, ये अमोनिया रिलीज करता है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं राना टिग्रीना वगैरह, तो ये यूरियोटैलिक होते हैं, इसका मतलब है ये यूरिया सेक्रेट करते हैं। तो चेंजेस कहाँ पे आ रही है, लेबर के अंदर। चेंजेस कहाँ आ रही है, लेबर के अंदर चेंजेस आ रही है। During metamorphosis, the liver began to synthesize the new enzymes necessary to create urea from ammonia. आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि जो यूरिया का साइकिल होता है वो कहाँ पे चल रहा होता है, यूरिया साइकिल कहाँ चल रहा होता है, लेबर के अंदर, ठीक है ना। तो यूरिया कहाँ से बनता है, एक यूरिया का मॉलिक्यूल दो अमोनिया के मॉलिक्यूल से बनता है। So T3 may regulate their change by inducing the transcription factor, specifically activate the expression of the urea cycle genes। ये आपने बताना है, ये मेन पॉइंट्स उसके लेवर में चेंजिंग का। तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान आपने देखा 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस उसके अंदर आई हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर हमने देखा, ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, जिसमें हमने आइज पे बात की उसके, ये आइज पे बात की हमने, उसकी बाइनोकुलर विजन पे बात की, आइज की फ्रंट मूवमेंट पे बात हुई हमने, ठीक है। न्यूरोनल पाथवे पे बात हुई, सेल डेथ पे बात हुई, 3 चीज़ें डेड हुई हैं, उसकी टेल है, उसके लंग्स और उसके लार्वल हीमोग्लोबिन। फिर रीमोल्डिंग हुई इंटेस्टाइन के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर, सही है, और स्कल के अंदर उसकी चेंजिंग आई। फिर बायोकेमिकल चेंजेस, 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। अब हम लिखते हैं, देखते हैं कि किस तरह से T3 और T4 अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब यूँ समझें कि मैकेनिज्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस हम बात करेंगे, हार्मोनल कंट्रोल या मैकेनिज्म। तो कहते हैं कि सारा क्रेडिट इन्होंने थायराइड हार्मोन को दे दिया है। अब हम देखेंगे थायराइड हार्मोन कैसे काम कर रहा है। थायराइड हार्मोन जो है, the tadpole metamorphosed prematurely when fed। हाँ जी, कहता है कि tadpole लार्वा जो है इसमें मेटामॉर्फोसिस जल्दी हो जाती है अगर हम इसको इंड्यूस करें, इसको थायराइड हार्मोन। तो साइंटिस्ट ने इसके एक्सपेरिमेंट किए, फाउंड दैट व्हेन दे रिमूव द थायराइड ग्लैंड, जब उन्होंने इसको रिमूव किया, यानी थायरोटॉमी डेक्टोमी की, डेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो लार्वा जो था वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पीडोमॉर्फोसिस में, पीडोमॉर्फोसिस एक मेटामॉर्फोसिस होता है, एक पीडोमॉर्फोसिस होता है। पीडोमॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वा का साइज है बड़ा हो जाता है और लेकिन वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो अब हम जनाब उसके स्टेप्स देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं
ठीक, अब जरा और से आपने इसको सुनना है, पहले आसान था थोड़ा सा, अब इसकी मैकेनिज्म पे हम जा रहे हैं थायराइड हार्मोन पे। तो कहते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज लो एंड अदर इवेंट्स such as the regression of the tail and remodeling of intestine occur later after the hormone have reached the higher concentration, यानी कि जब वो थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एक तो उसने जनरल बात बताई है, ये नीचे असल में बात लिखी है। पहला पॉइंट क्या है, कहते हैं द मेटामॉर्फिक चेंज ऑफ द फ्रॉग डेवलपमेंट आर ब्रॉट बाय द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। पहला पॉइंट ये थायराइड ग्लैंड से ये थायराइड हार्मोन रिलीज हो T3 और T4, फिर कन्वर्जन ऑफ T4 into more active form T3 triiodothyronine, the degeneration of the T3 in the target tissue, T3 bind to the thyroid hormone receptor, ये तो सब सेल के अंदर जाएंगे या इवन न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, जाकर जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाएंगे, तो सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके साथ ये बाइंड करेंगे। T3 बरल T4 के कंपैरिजन में ज्यादा रोल प्ले करता है, T3 भी कन्वर्ट हो जाता है T4 के, सॉरी T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 के, ठीक है जी। द लेवल ऑफ बोथ T3 एंड TRS, ये TRS थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स, TR थायराइड रिसेप्टर्स आप कह रहे हैं, इन दोनों के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं मेटामॉर्फोसिस। अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा है, रिसेप्टर नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, ठीक है ना। तो और अगर रिसेप्टर्स हैं तो हार्मोन नहीं है तब भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। द कंसंट्रेशन ऑफ T3 इन ईच टिश्यू, हर एक टिश्यू के अंदर regulated by the T4 in the blood and two critical intracellular enzymes that remove the iodine atom। देखिए ना टेट्रा आयोडोथायरानिन T4, आपको पता है कि T4 में से जब एक आयोडीन निकल जाएगा तो वो T3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सेल के अंदर एंजाइम्स मौजूद है जो T4 को T3 में कन्वर्ट करेंगे जी। टाइप 2 डी आइडो डी आइडिनेज एंजाइम, यानी डी आइडोनेज एंजाइम, डी आइडोनेज जो आयोडीन को रिमूव करेगा, विच रिमूव आयोडीन फ्रॉम T4, ठीक है ना, जो उसका T4 का रिंग है उसमें से वो निकाल देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में T3, यानी T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म हो गया और T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म हो गया। द टाइप 3 डीहाइड्रोजिनेज रिमूव द आयोडीन फ्रॉम द T3, वो T3 में से जब उसको निकालेगा वो दोबारा इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये वो और बाद में वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बताना आपको ये चाह रहा है कि जब सेल को जरूरत होगी तो वो T4 को T3 में कन्वर्ट कर लेंगे और जब जरूरत नहीं होगी तो उसको मेटाबोलाइज कर देंगे। So the tadpole are genetically modified to overexpress the, यानी उनके पास जो एक एंजाइम है वो T3 और T2, ये टाइप 2 डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम और टाइप 3 डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं मेटाबॉलिज्म। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स भी दो तरह के हैं, उसने जो पहले बात की थी ना थायराइड रिसेप्टर TR पे, अब TR अल्फा और TR बीटा पे बात चली जाएगी, TR अल्फा और TR बीटा। तो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर अल्फा, थायराइड रिसेप्टर अल्फा जो कि बहुत ज़्यादा होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक सेल के अंदर मौजूद, एंड प्रेजेंट इवन बिफोर द ऑर्गेनिज्म हैज द थायराइड ग्लैंड, यानी शुरू से इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जबकि थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीन दैट इज डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय द थायराइड, यानी ये बी रिसेप्टर उस वक्त बनेंगे जब थायराइड हार्मोन सेल के अंदर दाखिल हो, वरना उससे पहले ये थायराइड रिसेप्टर बी जो है ये मौजूद नहीं है। सो थायराइड रिसेप्टर बी लेवल आर वेरी लो बिफोर द मेटाबॉलिज्म। बात आपकी क्लियर होगी ना, दो तरह के रिसेप्टर हैं, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर अल्फा, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा। अल्फा जो है वो शुरू से मौजूद है, अगर थायराइड हार्मोन अभी बना है या नहीं बना या मौजूद है या नहीं है
इवन देन वो चलता रहेगा, उसकी मिकदार मौजूद है। जबकि थायराइड रिसेप्टर बीटा जो है ये उस वक्त बनेगा जब थायराइड हार्मोन आएगा। ठीक हो गया। अभी आपने इसके साथ ही चलना, जरा ध्यान रखिए, आंखें खुली रखिए। थायराइड रिसेप्टर डोंट वर्क अलोन, दे फॉर्म द डायमर, ये दूसरों का मिलकर डायमर, इसको चाहिए होता है एक और रिसेप्टर, रेटिनॉइड रिसेप्टर और एक्सआर, रेटिनॉइड रिसेप्टर चाहिए। डायमर इसलिए इसने कहा है कि एक रिसेप्टर है थायराइड रिसेप्टर और एक रेटिनॉइड रिसेप्टर। These dimer bind with the thyroid hormone and cause the transcription। यानी ये रिसेप्टर जो है वो थायराइड हार्मोन से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इनको रेटिनॉइड रिसेप्टर भी चाहिए। सो ये देखें, थायराइड रिसेप्टर और रेटिनॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स physically associated with the promoter gene region and cause the activation of the genes। तो जीन्स एक्टिव होंगे, वो जीन्स क्या करेंगे, उनके लेवल को जीन्स एक्सप्रेस होंगे, मुख्तलिफ एंजाइम्स को बनवाएंगे, जिसकी वजह से जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो बन सकेंगे। ठीक है ना। टी आर रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिप्रेसर है, रिक्रूटिंग द हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस। When the T3 is added to the complex of T3TRR complex, T3 थायराइड रिसेप्टर, रेटिनॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, जीन्स को एक्टिवेट करेंगे। रिक्रूटिंग द एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस, जब ये आ जाएंगे तो जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। यहाँ तक जो समझिए आपका मैकेनिज्म क्लियर हो। दोबारा देख लिया मेटामॉर्फोसिस के लिए, एक तो आपने T3 और T4 को देख लिया, उसके बाद सेल के अंदर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स हैं। ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। जो अल्फा रिसेप्टर हैं ये सेल के अंदर शुरू से मौजूद हैं, जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो सेल में उस वक्त बनते हैं जब थायराइड हार्मोन आता है। तो ये दोनों रिसेप्टर जो हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रेटिनॉइड रिसेप्टर के साथ। ये दोनों कॉम्प्लेक्स यानी रेटिनॉइड रिसेप्टर और थायराइड रिसेप्टर मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों रिसेप्टर जाकर थायराइड हार्मोन के साथ बाइंड करते हैं और जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे स्ट्रक्चर बनता है। सो मेटामॉर्फोसिस ऑफन डिवाइडेड इनटू द स्टेजेस। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज को कहता है उसने प्री मेटामॉर्फोसिस। थायराइड ग्लैंड हैज बिगन टू मैच्योर, शुरू में थायराइड अभी बन रहा होता है ना, तो वो लो लेवल ऑफ T4 और वेरी लो लेवल ऑफ T3, यानी T4 और T3 थोड़ा बढ़ रहा होता है। The initiation of the T4 secretion brought about by the corticotrophin releasing factor, ये भी आपने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। तो फर्स्ट स्टेज को उसने क्या नाम दिया, प्री मेटामॉर्फोसिस का नाम दे दिया। प्री मेटामॉर्फोसिस जो है उसमें T4 और T3 जो है वो स्लोली बनना शुरू हो गया। Which in the mammals initiate the stress response। अच्छा, corticotrophin factor act directly on the frog pituitary gland और जिसकी वजह से फिर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फिर थायरॉक्सिन के लेवल को स्टार्ट करता है। ठीक हो गया, ये उसने इसकी रिलीज भी बता दी। The tissue that respond earlier to the thyroid gland express high level of deiodinase टाइप 2 एंजाइम जो T4 को T3 में कन्वर्ट करेगा। सो उस वक्त ये लिम्स जो हैं ये बनना शुरू होंगे, तो उसके बाद ये अल्फा रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद होंगे जो T4 को T3 में कन्वर्ट करेंगे। जी, और ये अल्फा रिसेप्टर्स हैं ड्यूरिंग अर्ली मेटामॉर्फोसिस, तो लिम्स वगैरह के जो स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू होंगे। सो द थायराइड मैच्योर टू द स्टेज ऑफ प्री मेटामॉर्फोसिस, जब वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है तो फिर वो जारी बात है जब मैच्योर हो गया तो उसके बाद ये गिल रिजॉर्प्शन वगैरह ये सारे स्ट्रक्चर इसमें आएंगे। उसके बाद एक्चुअल यानी मेटामॉर्फोसिस कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा, जिसमें ये सारी जीन्स वगैरह एक्सप्रेस होंगी। T3 T4 में कन्वर्ट होगा, थायराइड रिसेप्टर बीटा भी आ जाएंगे, रेटिनॉइड रिसेप्टर भी आ जाएंगे, ये सारे मिलकर क्या करेंगे,
सारे मिलकर क्या करेंगे, मेटामॉर्फोसिस को स्टार्ट करवाएंगे। Only the small amount of alpha receptor during metamorphosis, ये dehydrogenase 2 ये वाला ना, ये देखें बस इसमें देखें, ये बार बार लफज आ रहा है, तो ये ये टेट्राहाइड थायरोआइडानीन है, इनएक्टिव फॉर्म है इसमें 1 2 3 4 इसमें 4 इसके अंदर रिसेप्टर आयोडीन के एटम, और ये इसमें से जब ये एक आयोडीन निकाल, तो एक जब आयोडीन निकल जाएगा डीआयोडीनेज एंजाइम, ये एंजाइम ये 4 है आयोडीन, ये देखें यहाँ से आयोडीन निकल, ये T3 एक्टिव एंजाइम उसके पास आ गया हार्मोन। बाद में क्या होगा, ये यहाँ से देखें इधर से भी आयोडीन निकल गया इस एंजाइम की, फिर ये मेटाबोलाइज होता है टायरोसिन के फॉर्म में, तो ये सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाता है। तो ये मौजूद होते हैं ड्यूरिंग प्रो मेटामॉर्फोसिस, सॉरी, rising level of thyroid hormone induce the high level of, जब एक था प्री लेवल बिल्कुल शुरू में, प्रो लेवल जो था ना प्री के बाद आएगा प्रो लेवल, उसमें अब थायराइड रिसेप्टर बीटा बन गया। यूँ समझिए मेटामॉर्फोसिस का कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स है, ये एंजाइम तेजी से एक्सप्रेस हो रहा है, ये एंजाइम T4 को T3 में कन्वर्ट कर, ठीक है ना, इसमें ये वो गिल्स की चेंजिंग और लंग्स की चेंजिंग सारी इसमें। Some tissues don't seem to be responsive to the thyroid hormone. The thyroid glands instruct the ventral retina to express the heparin B to generate the ipsilateral same side neurons. ये था वेंट्रल रेटिना, जबकि डॉर्सल रेटिना जो है ये नॉन रिस्पॉन्सिव होती थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है ना, एंड डोंट जनरेट द न्यू न्यूरॉन। डॉर्सल रेटिना मुकम्मल तौर पर जो है वो नॉन रिस्पॉन्सिव है टू द थायराइड ग्लैंड, कोई चेंज इसमें नहीं आता। द डॉर्सल रेटिना अपीयर टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम द थायराइड, ये इंसुलेशन है, वो तो जाएगी नहीं। तो बाय एक्सप्रेसिंग द, वहाँ उसके पास T3 बहुत ज़्यादा होता है। T3 क्या करता है, अगर ये टाइप 3 एंजाइम अगर ये आ गया तो वो उसको ट्राईआइडोथैरानिन को कन्वर्ट कर देगा डाईआइडोथैरानिन के, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। सो द डॉर्सल रेटिना जो है वो insulated है from the T3. Frog brain also undergo the changes during the metamorphosis. One of the brain function is down regulated during metamorphosis. Once the metamorphosis climax has been reached, thyroid hormone eventually produces the negative feedback loop shutting down the pituitary cell. ठीक है, अब ये नेगेटिव चेंज भी इसमें बोलता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये डीआयोडीनेज टाइप 2 एक्सप्रेशन जो है वो होगी सेल्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, तो वो थायरोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा। द रिजल्टिंग T3 suppresses the transcription of thyrotropin protein, initiating a negative changes हार्मोन्स के अंदर, इसके अंदर बॉडी के अंदर नेगेटिव चेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगे। अब ये दो एस्पेक्ट आपको बता रहे हैं, यानी एक डॉर्सल रेटिना के सेल्स और ब्रेन के अंदर जो है वो नेगेटिव चेंजेस आ रही है। लास्ट में वो कह रहा है कि रीजनली स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पेसिफिक होता है ना जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये प्रोग्राम सेल डेथ की फॉर्म जो होती है ये स्पेसिफिक होती है प्रोसेस। तो बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ T3 and thyroid receptor in their cells, different regions of the body can respond to the thyroid gland at different times. जब उनको जरूरत होती है तो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है ना, प्रोलिफरेशन होती है, एपोप्टोसिस होती है, माइग्रेशन होती है सेल की। सेम टिश्यूज समटाइम degenerate to cause the other developing and differentiation.
The degeneration of the tadpole tail structure is relatively rapid. The bony structure doesn't extend to the tail. कहते हैं उसमें जो उसकी जो टेल होती है उसमें बोन नहीं होती. So the regression of the tail is brought about by the apoptosis. बस ये अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई वो ऐसा कौन सा तरीका है कि वो सेल जो है वो डेड होते हैं, तो आपने बताना है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें उसमें एपोप्टोसिस हो रही है. एपोप्टोसिस जो होती है ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है. ठीक है, इसमें मैक्रोफेजेस ये आगे लिख दिया उसमें. आफ्टर एपोप्टोसिस अकर मैक्रोफेजेस जितने भी डेड सेल होते हैं उनको ये किल करके ना प्रोटीएजेस की मदद से, कोलेजिनेजेस की मदद से, तो वहां से जगह वो क्लियर कर देते हैं. एपोप्टोसिस का मतलब ये है कि सिर्फ उसकी टेल जो है वो खाई जाती है, टेल ही रिमूव होती है, टेल के जो अगले सेल हैं जो पैल्विक मसल्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते. The result in the tail become a large sac proteolytic enzyme. क्या होते हैं प्रोटीएजेस और प्रोटीओलिटिक एंजाइम? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. क्योंकि उसके मसल बने हुए हैं, मसल गोश्त है, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. So the tail epidermis act differently than the head, trunk and epidermis. जब मेटामॉर्फोसिस का क्लाइमैक्स होता है तो लार्वा की जो स्किन होती है ना वो एपोप्टोसिस के अंदर होती है. टेडपोल हेड और बॉडी जो होती है ये नई एपिडर्मिस बना रही है. तो हर सेल का मैकेनिज्म अलग होता है, यानी स्किन अलग वो बनाता है, नई एपिडर्मिस बना रही है, जबकि जो बाकी हेड वाले हिस्से हैं, टेल वाले हिस्से हैं, मेटामॉर्फोसिस के अंदर जा रहे हैं, बाकी नई स्किन बना रहे हैं. तो उसका मतलब ये कि टेल वाले जो एपिडर्मिस है उसके पास स्टेम सेल्स में नहीं है. स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनसे नई स्किन बनती है, जिनसे नई स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है ना. सो ऑर्गन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कंसेप्ट आपका ये टू द थायराइड ग्लैंड, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिस ऑर्गन को जरूरत होगी वो उसको रिस्पॉन्स करता है, जिसको जरूरत नहीं है उसको रिस्पॉन्स नहीं करता. कौन सा ऐसा हिस्सा जो रिस्पॉन्स नहीं करता? डॉर्सल रेटिना आपने पढ़ लिया, उसको रिस्पॉन्स नहीं करता. ठीक है. तो ये ट्रांसप्लांटिंग टेल टिप जो है ना इन द ट्रंक रीजन बाय प्लेसिंग आई कप टू द टेल. तो टेल टिप जो है टिश्यू की वो प्लेस की उसने ट्रंक के अंदर. इसको रहने दें, इस पैराग्राफ इसको रहने दें. तो मकसद बात करने का उसका ये है कि हर सेल का अपने रिस्पॉन्स है. ये देखें हेड और ट्रंक की जो एपिडर्मिस है वो नए बना रही है एपिडर्मिस, जबकि जो टेल वाली है वो नहीं बना रही. और जो पुराने हिस्से होते हैं उनको ये कोलेजिनेजेस, कोलेजन को खाने वाले, प्रोटीनेजेस, प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि उसको खाने की उसके जो सेल्स के हिस्से होते हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं. तो यहाँ तक हमने ये बातें डिस्कस की हैं सारी. हार्मोनल लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे एक्टिव फॉर्म जो है वो T3 है. T4 बनती है, T4 के बाद शुरू में कहते हैं कि T4 ये यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से शुरू हुआ काम, T4 का लेवल कम होता है. मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या होता है कि ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको TR उसने बनाए. ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो है ये दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा. अल्फा थायराइड रिसेप्टर सेल में शुरू से मौजूद होते हैं, बीटा रिसेप्टर जो है वो बाद में. फिर ये रिसेप्टर जब मौजूद होंगे तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं थायराइड हार्मोन. जब थायराइड हार्मोन को ये रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इनको रेटिनाइड रिसेप्टर चाहिए होते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है TR का RXR का, रेटिनाइड रिसेप्टर एंड थायराइड रिसेप्टर. ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये रिसेप्टर को ये उसको रिसीव करते हैं थायराइड को, तो वहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन होता है. जीन का एक्सप्रेशन के बाद जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं. बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी. उसके बाद क्या था कि हमने मेटामॉर्फोसिस को दो स्टेजेस में डिवाइड किया, बल्कि तीन में. प्री मेटामॉर्फोसिस, प्रो मेटामॉर्फोसिस एंड मेटामॉर्फोसिस कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स. सॉरी, तो प्री जारी बात अर्ली स्टेज है उसमें नहीं होता. तो शुरू में थायराइड ग्लैंड का लेवल कम होता है, तो T4 थायराइड हार्मोन जो है वो कम होता है. शुरू में इनको जो सिक्रेट करवा रहा है वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. तो अब जब ये होता है तो
सेल के अंदर दो तरह के एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, डी टाइप 2 डी आइसोडीनेज और टाइप 3 डी आइसोडीनेज। तो जो टाइप 2 डी आइसोडीनेज है वो हमने देखा था कि ये टेट्राहाइड्रोथायराइन है जो कि इनएक्टिव एंजाइम है हार्मोन, तो इसको ये कन्वर्ट करवा देगा। या आप यूं कह सकते हैं, ये देखें ना कि थायरॉक्सिन प्रो हार्मोन, इसको उसने कन्वर्ट करना होता है एक्टिव फॉर्म में T3। तो जब तक इसका मतलब है कि ये एंजाइम डी आइसोडीनेज टाइप 2 एंजाइम नहीं होगा तब तक जो है वो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्टिवेशन या मेटामॉर्फोसिस नहीं है। ये देखें यहाँ से एक आयोडीन स्किप हो गया, इस एंजाइम ने इसको डी आइडो कर दिया, डी आइडो डी रिमूवल कर, ठीक हो गया ना। अच्छा, तो उसके बाद हाँ, इसके वो T3 के लेवल आ गए, ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर आ गए दोनों। वो रिसेप्टर ग्रेजुअली फिर क्या होता है कि प्री के बाद प्रो स्टेज आती है, थायराइड जब मैच्योर हो जाते हैं, थायराइड ग्लैंड जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो प्रो स्टेज में आ जाती है। प्रो स्टेज में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन तेजी से रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मेटामॉर्फोसिस क्लाइमैक्स स्टेज है, इसमें ये टेल रीअब्जॉर्प्शन, गिल रीअब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल रीमॉडलिंग हो जाती है। जब क्लाइमैक्स के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ T4 ज़्यादा हो जाती है और ये बीटा रिसेप्टर जो है लेवल पीक पे चले जाते हैं। तो वन ऑफ द टारगेट जीन ऑफ T3 इज द थायराइड रिसेप्टर बीटा जीन। तो ये जीन्स को जाकर टारगेट करते हैं, ट्रांसक्राइब करवाते हैं, इनसे नए स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये पॉइंट समझिए क्लियर हो गया। अब कहता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो थायराइड को रिस्पॉन्स नहीं करते, जो थायराइड को रिस्पॉन्स ही नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं, वो डॉर्सल रेटिना ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसको रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आपने इसको देख लिया, जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवा दी। आगे देखें तो इसमें ये स्पेसिफिक ग्रोथ के हवाले से उसने बात की है। स्पेसिफिक देखें ना, रीजनली कहते हैं रीजन इसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कौन से बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाता है। आप इसको प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़ें, इनके बाद आपकी पूछने वाली होती है आप पूछा करें। और ये मैं आपको पहले भी आपको बात बताई थी कि ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। और मुझे हैरानगी हुई है कि एमएससी के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर जी पेज नंबर बताएं। अगर आप लेक्चर खोलें माय डियर तो हर पेज के ऊपर, जब लेक्चर में बुक से दे रहा हूँ आपको, बुक सामने खुली हुई है तो उसके ऊपर वो पेज नंबर लिखा हुआ सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने 556 पेज से हमने शुरू किया था, 61 पेज तक इसको लेके आए। तो इसके बाद हमारा टॉपिक अगर रीजनरेशन रहता है वो कल के लेक्चर में आपको दूंगा। तो मेटामॉर्फोसिस आपने फ्रॉग में देखा है, वैसे मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है। फ्रॉग वाला कर लें तो बस बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस में हमने पहले जनरली एक बातें की हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मेटा मीन चेंज, मॉर्फ मीन शेप, कौन सी उसके चेंज आती हैं, क्या क्या है मेटामॉर्फोसिस की हमने डेफिनेशन की है, ठीक है ना। ये हमने डेफिनेशन इसकी की थी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंटल प्रोसेस आर रीएक्टिवेटेड बाय द स्पेसिफिक हार्मोन्स। आप स्पेसिफिक हार्मोन की जगह पर थायराइड हार्मोन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एंटायर ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। तो ये इस पे हमने बात की थी। फिर हमने ये एम्फीबियंस के एन्यूरन्स, ये मैंने आपको बताया कि ये फ्रॉग का एक ऑर्डर है जिसमें ये होता है सारा, ठीक है जी। ये लार्वे और एडल्ट के अंदर क्या चेंजिंग आती है, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर में कौन कौन से नए स्ट्रक्चर बनते हैं वो आप स्ट्रक्चर हाईलाइट करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को बताएंगे कि कौन कौन से नए स्ट्रक्चर बने थे, ठीक है ना। तो ये ट्राईआइडोथैरानिन हार्मोन की वजह से बाइनेकुलर वीएन भी हमने बात की, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं,
स्ट्रक्चर्स को आपने बताना है कि कौन से हैं। जीनोपस पे बात हुई है हमारी, न्यूरोनल पाथवे बने हैं, तो न्यू स्ट्रक्चर बना नंबर 1। फिर सेल डेथ हमने देखे, 3 चीज़ों की डेथ हुई थी, टेल, गिल, हैंडल, लार्वल हीमोग्लोबन। उसके बाद रीमोल्डिंग हमने किसकी देखी, रीमोल्डिंग हमने देखी है इसकी इंटेस्टाइन के अंदर देखी है, ठीक है, ऑप्टिक सिस्टम के अंदर देखी है, न्यूरोनल पाथवे के अंदर देखी है, स्कल के अंदर रीमोल्डिंग देखी है, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर हमने देखे हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से बायोकेमिकल स्ट्रक्चर हैं इसमें। यूरिया साइकिल का आपने बताना है कि जो लिवर के एंजाइम्स थे बेसिकली, जो लिवर के एंजाइम्स थे बेसिकली वो चेंज हुए हैं, ठीक है जी। तो वो जो लार्वा था वो लार्वा जो था वो अरबी वो था, माइनोटैलिक था, जबकि अडल्ट जो होता है वो यूरियोटैलिक होता है। इसकी वजह उसके पीछे हार्मोन्स चेंज इन यूरिया साइकिल, ये उसने फिगर में बताया है। फिगर 8.3 में इसको देखते हैं थोड़ा सा, 18.3 में ये उसने बताने की कोशिश की है। ये देखे ना, अमोनिया का मालिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल आ रहा है, ये यूरिया साइकिल उसने बताया, जो आपने एफएससी में भी पढ़ा है, बीएससी में भी पढ़ा है, बीएमएससी में बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ये तो पता नहीं आपने क्या किया हुआ, ठीक है। तो उसमें ये वो आपको यूरिया साइकिल बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये यूरिया का एक मालिक्यूल है यूरिया, ठीक है ना। तो ये इस साइकिल में एंटर हो रहा है, तो अमोनिया का मालिक्यूल इसमें एंटर हो रहा है यूरिया साइकिल के अंदर। तो ये सारे एंजाइमेटिक पाथवे है सारी के सारा, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए मैं एंजाइम्स का आपको ये हर स्टेप के लिए एंजाइम है, तो ये एंजाइम जो है ये स्ट्रक्चर को बनवा रहा है, तो इसके एंड प्रोडक्ट जो है ये यूरिया बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एंजाइम की वो सेक्रेशन भी आपको बता रहा है यहाँ पे कि टैडपोल के अंदर, चूँकि ये टैडपोल के अंदर होता है ना अमोनिया रिलीज होता है, तो उसको इसके अंदर तो ये एंजाइम नहीं है। ग्रेजुअली देखें ये एंजाइम का लेवल बढ़ रहा है। अब ये एंजाइम है फॉस्फेट सिंथेटेज है, ऑर्निथीन कार्बामोन ऑयल ट्रांसफेरेज है येलो में, कि ये यहाँ पे टॉप पे इसकी सिक्रीशन तीनों की जा रही है। इसका मतलब है कि अडल्ट के अंदर जो है ना ये इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है, अडल्ट के अंदर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा है, जो दूसरे लार्वा है उसके अंदर इसकी सिक्रीशन कम। तो ये आपने ना तो ये साइकिल ड्रा करना है ना ये ग्राफ ड्रा करना है, आपने बस जनरली इसको बता देना है कि भाई ये स्ट्रक्चर थे, इन स्ट्रक्चर का लेवल चेंज है कि क्या मेटामॉर्फिक चेंजिंग इसमें आई। तो ये क्वेश्चन है जो आपने बाकी टॉपिक्स पढ़े हैं, बाकी भी इजी हैं, जितना मुश्किल नहीं है, तो ये तो टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है ना। और मैंने पूरी कोशिश की आपको तो मैं आप तक ये बात कन्वे कर सकूँ। अब पता नहीं इसमें आपने कितना इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसके हार्ड कॉपी लें, ये सॉफ्ट कॉपी में आपसे नहीं पढ़ा जाए, ठीक है। मैं बाकी जो चैप्टर थे जो मैंने आपको पढ़ाई हैं बातें, उनके भी क्लीवेज का चैप्टर नंबर 6 और 7 है, 7, 8 चैप्टर जो है उनमें वो फर्टिलाइजेशन का सारा टॉपिक जो है उन्हीं में पेज नंबर 150 है शायद शुरू से, मैं फिर भी आपको देख के बता दूँगा उसमें, तो पढ़े होंगे आप। लेक्चर खोलें तो सही ना, हर लेक्चर में पेज नंबर दिया हुआ है, बुक का पेज नंबर दिया हुआ है ना, आप वहाँ से देख के पढ़, ठीक है जी। तो आपकी क्वेरीज मुझे अच्छी लगती हैं, आप क्वेश्चन करें बच्चों और इसको पढ़ लें। आप एग्ज़ाम आपका होना है, किसी को श्रम में नहीं रहना कि हमारा एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम होगा और बस ये सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।